नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने 2 दिनों का बढ़ाया कर्फ्यू। पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बेटी के निधन के बाद परिजन पहुंचे मेडविन हॉस्पिटल, लापरवाही का लगाया आरोप। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद प्रतिबंध होने के बावजूद निकाला गया विजय जुलूस, नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। और कोविड वैक्सीन लगवाने हेतु अस्पतालों में लोगों की उमड़ रही भीड़। और अब खबरें विस्तार से। कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने 2 दिनों का कर्फ्यू और बढ़ाया। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे में बीते शुक्रवार से वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को सोमवार सुबह 7 बजे से बढ़ाकर मंगलवार 7 बजे तक कर दिया गया था। इस आदेश को एक बार फिर परिवर्तित करते हुए प्रदेश में कर्फ्यू को 6 मई गुरुवार सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना के बीच प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 2 दिन का कर्फ्यू बढ़ा दिया है। प्रदेश में अब कोरोना कर्फ्यू 6 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान वीकेंड कोरोना कर्फ्यू के ही नियम लागू रहेंगे। मतगणना का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन और महामारी एक्ट के अंतर्गत रोक रहेगी। प्रदेश में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर 3 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसे में हाल ही में बीता जिला पंचायत चुनाव भी सरकार के लिए सरदर्द ही बना हुआ है। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाने से मरीजों की जनसंख्या कम होगी या फिर बढ़ती जाएगी। आगे उनकी सरकार की क्या नीति होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। केटीवी के लिए नुमेश श्रीवास्तव, वाराणसी। पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बेटी के कोविड से निधन के बाद जब परिजन मैदागन स्थित मेडविन हॉस्पिटल धन उगाही और लापरवाही का आरोप लगाते हुए पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन वहां से फरार हो गया। कोरोना महामारी से निजी अस्पताल में लापरवाही बढ़ती जा रही है। कई निजी चिकित्सालयों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लाखों रुपए लेने के बाद भी वो मरीज का सही से इलाज नहीं कर रहे हैं। ये मामला वाराणसी का है, जहां पर पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के परिजनों ने बेटी की मौत पर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल पंडित छन्नूलाल मिश्र की पत्नी के बाद बड़ी बेटी संगीता मिश्रा का 1 मई को निधन हो गया। मैदागन स्थित मेडविन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। पंडित छन्नूलाल मिश्र की छोटी बेटी नम्रता मिश्र ने बड़ी बहन की मौत पर सवाल खड़ा करते हुए इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अस्पताल से इलाज के दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है। इस दौरान वो अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हंगामे को देखते हुए अस्पताल मैनेजमेंट के लोग वहां से फरार हो गए। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची। नम्रता मिश्रा का कहना है कि हालत गंभीर होने पर बड़ी बहन को मेडविन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा पहले 1 लाख रुपए जमा करवाया गया, इसके बाद 3 लाख रुपए जमा करने की बात कही गई। इसके बावजूद इलाज में लापरवाही बरती गई और बहन की मौत हो गई। वो इसकी शिकायत दर्ज कराएंगी। वहीं बेटी के निधन के बाद से पंडित छन्नूलाल मिश्रा की हालत भी खराब हो गई है। बताइए हमें तो किसकी लाश लेके जा रहे हैं यहाँ से। एक बार शक्ल तो दिखा दीजिए कि आप किसकी लाश पकड़ा रहे हैं हमें यहाँ पे। आप मुंजाम में लपेट के दे दिया। इससे तो बाहर प्रताप कौन की बेटी को बारी काट दीजिए, मरीजों को ना उन्हें बुला के क्यों काटते हैं? जायदाद क्यों लेने के लिए? फुटेज के लिए आपको बुलाया गया है आज यहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे। आप आइए कल। क्या अब आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला। डॉक्टर सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। कोई है नहीं यहाँ पे, कौन है यहाँ का अटेंडेंट? 1 घंटा हो गया दीदी, 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैंने कहा बस की कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है। और वो बगल में खड़ा है, काबी बोला हाँ कुछ नहीं। वो
कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है। तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जल्दी से ठीक होकर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार आप घर आ जाइए। हमारा घर बर्बाद हो गया 3 दिन के अंदर। मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई। कितना पैसा दिए थे? पैसा कितना दिए थे? कह रहे हैं आप लोगों से, इस मैडविन हॉस्पिटल में जो कि यहाँ बैतागीन में है बनारस में, इसमें कोई अपना पेशेंट एडमिट मत कराइए। जान ले लेंगे वो, आपका पैसा भी खाएंगे और आपको डेड बॉडी देंगे। वो शक्ल पे नहीं देखने देंगे आपके परिवार की। कितना पैसा दिए थे आप इनसे? 1.5 लाख रुपए दिया था और अभी 4 लाख की डिमांड की थी इन लोगों ने। क्यों? जब मरीज मर गई तो क्यों डिमांड कर रहे उन्होंने थे? कहा कि 40-40 लाख रुपए का हमने इंजेक्शन, 40,000 का हमने इंजेक्शन दिया है और 35,000 का एक और देने वाले हैं। सबसे महंगे वेंटिलेटर पे उनको रखा है और सबसे महंगा वाला बाईपैप हम उन्हें दे रहे हैं। इस वजह से आपको 4 लाख रुपए और देने। यहाँ पे आके चेस्ट फिजिशियन ने ये बात कही थी कि आपको ये सब देना पड़ेगा। जो 40,000 का इंजेक्शन बता वो मार्केट में 700 के मिल रहा है, 40,000 क्यों दिया? उस इंजेक्शन का नाम नहीं पता है। उन्होंने बस कहा था कि जीवन रक्षक वो इंजेक्शन है और वो हमने लगा दिया है। डॉक्टर ने कहा कि हम लगा देंगे। उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं लगा दिया है, हम पूछेंगे नहीं, हम पेशेंट को बचाएंगे, हमने लगा दिया। और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इतने सबके बाद मेरी दीदी कहाँ, क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ 6 दिन, क्या खाया उसने, क्या पिया, कौन सी दवाई, टेस्ट। प्लीज हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। मेरी दीदी के बारे में हमें बता दीजिए कि 6 दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे तरह तरह के मेरी दीदी ने यहाँ जान दी है। प्लीज इंजेक्शन क्या कोई बिल वगैरह दिए थे? मेरी दीदी के लिए, इंसाफ के लिए आपने मेरा साथ दीजिए। दीदी एक सवाल है, प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक हैं आपके पिताजी, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी, आप पिताजी के पैर छूते हैं। मेरे पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं और सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरी दीदी को इंसाफ दिलाइए। हमें बताइए कि उस 6 दिन में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली, क्या हुआ कि मेरी दीदी की डेथ हो गई। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके झगड़ा कर सके। 2 बेटियाँ उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारी दिल्ली में रहते हैं। भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी। निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की मतगणना के पश्चात विजयी प्रत्याशियों के जुलूस पर पाबंदी लगाए जाने के बावजूद कुछ प्रत्याशी नियमों का उल्लंघन करते हुए विजय जुलूस निकाला। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का परिणाम रविवार से लगातार आ रहा है और अभी भी मतगणना चल रही है। इस बार कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सभी प्रकार के विजय जुलूस पर रोक लगाई है। वाराणसी में इस बात के अनुपालन के लिए पुलिस सख्ती बरत रही है। वहीं रोहनिया थाना क्षेत्र के मड़ाव गांव के विजयी ग्राम प्रधान प्रत्याशी और बीडीसी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विजय जुलूस निकाला। मड़ाव से प्रकाश गौड़ प्रधान पद पर निर्वाचित हुए हैं। सुबह आए परिणाम के बाद नवनिर्वाचित बीडीसी और 50 से अधिक लोगों के साथ प्रकाश गौड़ ने क्षेत्र में जुलूस निकाला। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखी और ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था। इस संबंध में जब रोहनिया थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सूचना मिली है, जांच की जा रही है। विजय जुलूस यदि निकाला गया होगा तो महामारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनपद के केसरीपुर एवं चांदपुर के प्रधान पतियों द्वारा भी जुलूस निकाला गया, जिसके तहत मंडवाडी थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बताया जा रहा है कि मंडवाडी स्थित डिवाइन सैनिक स्कूल में विद्यापीठ विकासखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की जा रही थी। मतगणना में सभी प्रत्याशियों को सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन कराया जा रहा था एवं जीतने वाले प्रत्याशियों को किसी भी तरह का जुलूस या नारेबाजी करने की मनाही थी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए काशी विद्यापीठ विकासखंड के केशरीपुर गांव एवं चांदपुर सभा के विजयी प्रत्याशी ने पुलिस कर्मियों के सामने ही जुलूस निकाला एवं जीत का जश्न मनाया। कोर्ट के आदेश एवं कोरोना प्रोटोकॉल तोड़े जाने पर केशरीपुर प्रधानपति अभय पटेल व चांदपुर प्रधानपति ओम प्रकाश पटेल के खिलाफ मंडवाडी थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मंडवाडी इंस्पेक्टर परशुराम त्रिपाठी ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए किसी भी प्रत्याशी को जीतने के बाद जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी। केशरीपुर एवं चांदपुर ग्राम सभा के प्रधान पतियों ने जुलूस निकालकर जश्न मनाने का काम किया है। दोनों प्रधान पतियों पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। कोविड वैक्सीन लगवाने हेतु अस्पतालों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड का टीकाकरण लगना शुरू हो गया है, जिसके चलते मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में काफी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में नोडल कोविड वैक्सीनेशन जिला महिला अस्पताल डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह ने लोगों को दूरी बनाने और मास्क लगाकर क्रम से वैक्सीन लगवाने की अपील की। लोगों को जागरूक किया कि वैक्सीन भरपूर मात्रा में है, समय से आए सभी को वैक्सीनेशन जरूर लगेगी। शासन के आदेशानुसार कार्य हो रहा है। भीड़ को संभालने के उद्देश्य से पुलिस के लोग भी सक्रिय रहे। डॉक्टर साहब, जब से ये शुरू हुआ है, नए युवक युवतियाँ आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी हो रहा है, तो किस तरह से यहाँ समझाया जा रहा है और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एकदम परेशान ना हो। पर्याप्त मात्रा में सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। आप सभी लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ भीड़ ना लगाएं, क्योंकि आप लोगों को वैक्सीनेशन पूर्वतः आपको रजिस्टर्ड कराना है जा कर के पोर्टल पे। साथ ही आपको स्लॉट अलॉट हो रहे हैं। अपने स्लॉट को देखिए, जिस स्लॉट में आपका नंबर आए वहाँ समय दिया जा रहा है, स्थान दिया जा रहा है। उस समय पर उस स्थान पर जाएं और अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि वहाँ भीड़ ना उत्पन्न हो, अफरा तफरी की स्थिति ना उत्पन्न करें। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उसको ध्यान से देखें और उसका पालन करें, जिससे कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन हो पाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बना रहेगा। हम लोग बार बार इसी चीज़ को नवयुवकों को समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उनसे उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। कुछ नवयुवक केवल रजिस्ट्रेशन करा करके चले आ रहे हैं। मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा, केवल रजिस्ट्रेशन नहीं, आप अपना स्लॉट भी देखें कि कहाँ के लिए कब स्लॉट बुक हुआ है, कितने बजे का स्लॉट बुक हुआ है। मान लीजिए जैसे स्लॉट बुक भी हो जा रहा है, तो आप ये ना करें कि सुबह ही चल दें। जिस समय से का आपको स्लॉट दिया गया उस समय आवें। हाँ, उतने देर तक हमेशा कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। हाँ, आप अपने समय से आवें, आपको वैक्सीन लगेगा। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, जितने लोगों को लगना है उतनी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध रहती है, हम आपको जरूर लगवाएंगे। इसलिए आप लोग अपने समय से, अपने स्लॉट से के हिसाब से आवें। रजिस्ट्रेशन तो सारे लोगों का होगा, लेकिन स्लॉट जिनका उपलब्ध होगा उन्हीं का पोर्टल पे खुल रहा है। हाँ, वही जो है वैक्सीनेशन के लिए वेरीफाई हो पा रहा है, तो इसलिए जिनको स्लॉट बुक है बस वही। अनुप जी, आज वैक्सीन आप परिवार के साथ लगवा लिए? आज हम और हमारी पत्नी ने एक साथ कोविशील्ड की सेकेंड डोज लिया है। चूँकि अब 18 साल से ऊपर का भी वैक्सीनेशन प्रदेश सरकार ने शुरू किया, जो एक अच्छा कार्य है। इस कारण भीड़ ज़्यादा है। हम सबको सब्र करके अपने पारी का इंतज़ार करके वैक्सीन लगवाना चाहिए, ताकि इस कोरोना महामारी से हम सब निजात पा सकें। इसी कड़ी में बरेका में महाप्रबंधक अंजलि गोयल के निर्देश पर कोविड-19 के रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत बरेका स्थित हॉस्पिटल में कोरोना टीकाकरण कराने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति नहीं नजर आया। राकेश जी, जिस तरह से सरकार ने 1 मई से 18 से लेकर लोगों को टीकाकरण शुरू किया है, तो विवेका कितनी बड़ी उपलब्धियों के साथ इस अभियान की शुरुआत की और अभी 2-3 दिन हुए, प्रतिदिन कितने टीके लगाए हैं? जैसा कि आपको मालूम है, हमारी महाप्रबंधक अंजलि गोयल जी के कुशल नेतृत्व में 1 मई 2021 से हम टीकाकरण अभियान का आरंभ बरेका में कर चुके हैं और लगभग प्रतिदिन 500 से लेकर 600 टीकाकरण लगाए जा रहे हैं। ये टीकाकरण केवल कर्मचारियों का हो रहा है या बाहर से भी लोगों का हो रहा है? और रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का नहीं है उनको कैसे टीके लग रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है? आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बनारस रेल इंजन कारखाना अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए जहां रेल कर्मचारियों और उनके आश्रितों को टीकाकरण किया जा रहा है, वहीं हम शहर के आम जनों के लिए भी अपना टीका केंद्र चला रहे हैं और बहुत भारी संख्या में बनारस के दूर दराज में रहने वाले टीकाकरण लाभार्थी यहाँ पर आकर टीकाकरण करवा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 45 प्लस का रजिस्ट्रेशन यहीं हो जा रहा है और उनका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए हम उनको सूचना भी दे रहे हैं
और आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू जो 18+ के लोग हैं वो स्वयं अपने स्लॉट को बुक करते हैं और बुकिंग करने के पश्चात अगर उन्होंने सेलेक्ट किया है बनारस रेल इंजन कारखाना तो उनको हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके टीकाकरण लगा रहे हैं। मैंने अभी फर्स्ट डोज लिया है वैक्सीन का, ये जो कि कोवैक्सीन है और ये बहुत ही अच्छा है। आप सब लोग वैक्सीन लगवाइए जो कि आप लोग के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। सुमन जी, वैक्सीन यहाँ पर लगाया जा रहा है और जिस तरह से वैक्सीन लगाया जा रहा है वहाँ आधे घंटे रुकने की भी बात होती है, तो क्या आधे घंटे आपको रुकने के लिए बुला गया है? जी, आधे घंटे रुकने के लिए बोला गया है। यहाँ बारात घर है एक, वहीं पे स्टे करने के लिए बोला गया कि ताकि कंडीशन देख सके वो कि हमारी कैसी है क्या है। आपने अभी आज पहला डोज लगवाया है, पहला डोज लगवाने के बाद यहाँ प्रिकॉशन के लिए क्या चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह आपको अपने आप में अवेयर रखना है? मास्क की बात हो, चाहे हैंड ग्लव्स की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंस? प्रिकॉशन तो सारे रखने हैं, जो वैक्सीन नहीं लगने पे प्रिकॉशन रख रहे थे वो भी सारे प्रिकॉशन रखने हैं और इसके साथ साथ भी वही सैनिटाइज़र, मास्क, डबल मास्क, ये सारे चीज़ रखने हैं। बाकी ये बस थोड़ी ये है कि वैक्सीन से मोर्टेलिटी रेट थोड़ी कम रहेगी, इसके लिए हम लोग ये इसको यूज़ करेंगे। इसी कड़ी में रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में एक तरफ युवकों की लाइन देखने को मिली तो दूसरी तरफ युवतियों की लाइन। इसमें अधिकांश ऐसे लोग थे जो 18 साल के ऊपर के थे। कुछ लोग कोविशील्ड का पहला टीका लगवाने आए थे तो कुछ लोग दूसरी डोज लगवाने आए थे। बिंदु जी, सुबह से अब तक कितने लोगों को आप ये वैक्सीन लगा चुकी? 40 प्लस। और सुबह कितने बजे से शुरू होता है आपका ये वैक्सीन टीका लगाने का? 9 बजे से। और कब तक चलेगा? मैं 5 बजे तक, कभी हम लोग 5:30 बजे तक आ जाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला पंचायत सदस्य हरौआ के प्रत्याशी पति ने अपने प्रतिद्वंदी पर धांधली का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिला पंचायत सदस्य हरौआ के प्रत्याशी पति अभिषेक सिंह, जो कि बसपा से उम्मीदवारी लड़ रहे थे, उन्होंने एक आरोप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर लगाया है। उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया जब गिनती समाप्त हुई तो हम लगभग 100 वोटों से विजय हुए थे। इसके बाद वहां पर गणना करने वाले कर्मचारी प्रभाव में आकर हमारे विपक्षी को विजय घोषित कर दिया, जिसके बाद हम न्याय के लिए जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी के यहाँ आए हैं और हम मांग करते हैं कि हमारे वोटों की दोबारा गिनती की जाए, जिससे हमारे साथ अन्याय न हो सके। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम लोग का चुनाव चिन्ह कैची था। हम लोग 4819 वोट हम पाए थे। हमारा विपक्षी जो है लगभग 97 से डाउन था, लगभग 97 वोट से। और मतगणना 4719 उसका है, 4815 मेरा है। विपक्षी का कौन है? विपक्षी है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, उसकी पत्नी है प्रमिला देवी। तो क्या हुआ कि आप यहाँ पे जिला मुख्यालय आए हैं? ये हुआ कि फर्जी ये लोग इस तरीके से निर्वाचन अधिकारी से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो सही काउंटिंग कराएं। जब मेरी काउंटिंग सही है, उसकी काउंटिंग से टैली खा रही है, उसके बाद इन लोगों का काउंटिंग कैसे हो जाता है? कल कोइराजपुर का बूथ खुला था, जिस समय कोइराजपुर का बूथ खुला था, कोइराजपुर का जब बूथ खुला तो उसमें हम लोग प्लस थे और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को वहाँ पे लगभग 41 वोट से माइनस करके हम लोग को चुनाव जो है हरा दिए। पहले बोले कि 86 वोट है, फिर हम लोग जब अपने अपने रूम में चले गए तो उनका कहना यह है कि उसका अकाउंटिंग किए 146 वोट से। आज आप लोग का फाइनली रिजल्ट आ गया? हाँ, तो फाइनली रिजल्ट में क्या? फाइनली रिजल्ट आया नहीं है। तो कैसे आपको पता कि आप हार गए हैं? और आप टोटल काउंट हमारा ज़्यादा है, लेकिन वो लोग घोषणा करने की तैयारी कर रहे थे जहाँ पे कि विवाद होने की स्थिति स्पष्ट हुई। इस वजह से हम लोग ADM फाइनेंस साहब के साथ के पास आए हैं कचहरी। कोविड संक्रमण को देखते हुए विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। जेलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की कमेटी ने विचाराधीन कैदियों की रिहाई की योजना घोषित की है।
न्यायिक अधिकारियों को जेलों में जाकर योजना के तहत कैदियों को 60 दिन की पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं महानिदेशक कारागार से उन कैदियों का विवरण मांगा गया है जो सजा पूरी करने के बाद या अर्थदंड जमा न करने के कारण जेल में हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए जुर्माने का भुगतान कर उन्हें रिहा किया जा सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात की जाए तो यहां पर जब जिला जेल अधीक्षक से मीडिया कर्मियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि शासन का निर्देश मिलने के बाद ऐसे कैदियों की लिस्ट बनाई जा रही है जो गंभीर धाराओं में यहां पर नहीं है। जल्द से जल्द लिस्ट बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा और पैरोल पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कारागार मुख्यालय से हमें बंदियों को पैरोल पे छोड़े जाने के संबंध में आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें ऐसे बंदियों को छोड़ा जाना है कि जिनके 7 साल तक की सज़ा है और वो किसी जघन्य अपराध से संबंधित नहीं है, सामान्य अपराधों से संबंधित है। उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। जैसे ही लिस्ट तैयार हो जाएगी शासन को भेज के फिर उस पर जो निर्णय होगा शासन का उसका अनुपालन किया जाएगा। दोनों तरीके के कैदियों को छोड़ने का विचार चल रहा है। सजा याफ्ता का शासन द्वारा विचार किया जा रहा है, उस पर शासन निर्णय ले रहा है और विचाराधीन बंदियों के लिए न्यायालय कारागार में आके वो उन बंदियों का अपना देखेगा कि कौन पात्र है कौन नहीं पात्र है और न्यायालय उनको अंतरिम जमानत पे छोड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते गंगा घाटों पर पूजन कराकर जीविका चलाने वाले पुरोहितों का हाल बेहाल है। वाराणसी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पूरे शहर में अघोषित लॉकडाउन जैसी स्थिति है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित तबका अगर कोई है तो वो घाट किनारे रहने वाले पंडित, पुरोहित और नाविक हैं। साथ ही घाट पर छोटे छोटे दुकान लगाने वाले भी बुरी तरह से बदहाल हैं। लगातार घाटों पर लोगों का जमावड़ा सामान्य दिनों में रहता था, जहां पूरे देश से और स्थानीय लोग भी कई तरह की पूजा पाठ कराने घाटों पर आते थे, जिससे घाट किनारे रहने वाले पंडित पुरोहितों का घर परिवार चलता था। लेकिन लगातार बढ़ते संक्रमण से घाटों पर एक अघोषित लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। घाट पर पूजा पाठ करने वाले पुरोहित भरत ने बताया कि ये स्थिति एकदम लॉकडाउन जैसी है। लोगों की आवाजाही यहाँ एकदम बंद हो गई है। वहीं एक और पुरोहित सीताराम शास्त्री का कहना है कि इस बार लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन स्थिति वैसी ही है। उनका कहना था कि सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दे। कोरोना महामारी के चलते तो घाटों की स्थिति एकदम पूरे अस्त व्यस्त है और गंगा किनारे सारे काम ठप चल रहे हैं। जो लोग मरा हुआ अस्थि लेके आ रहे हैं वही अस्थि कर्म ही चल रहा है। उसके अलावा सब कार्य को स्थगित किया गया है। बात की जाए पंडा समाज आप लोग हैं और क्या होती है स्थिति आप लोगों की समय? ये स्थिति तो सभी व्यापार मंडल को देखते हुए गंगा किनारे की भी वही स्थितियाँ चल रही हैं जो मंगलवार, बुधवार और यथा स्थानों का जो जिसका जो जजमान आ जा रहा है वो अपना सक्षम रूप से छोटा कार्य को करा के उनको विदा कर रहा है। प्रेम चोलो गंगा मैया की जय। कहा जाए कोरोना महामारी से समस्या तो बहुत ज़्यादा हो रही है। लोगों को घर चलाने में दिक्कत, खाने पीने की सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि जब आय ही नहीं होगी तो लोग कहाँ से खाएंगे। क्योंकि इन लोगों का रोज़ कुआं खोदना, पानी पीने वाला काम है। कार्य बंद पड़े हुए हैं, सब लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। या तो संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए या फिर स्थिति ऐसी रहे कि सब कोई अपना कार्य निरंतर कर सके। मतलब लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की रसोई का प्रसाद अब कोरोना मरीजों के घर पहुंचेगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की रसोई का प्रसाद अब कोरोना संक्रमितों के घर पहुंचेगा। मंदिर प्रशासन की ओर से मरीजों को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है। टीम घर घर बाबा विश्वनाथ का प्रसाद पहुंचा रही है। मंडलायुक्त के निर्देश पर प्रसाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। शहर में संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। हालत ये है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र सहित शहर में कई परिवार के सभी लोग संक्रमित हैं। ऐसे में उनके सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। जानकारी होने पर मंडलायुक्त ने ऐसे संक्रमित परिवारों तक मदद पहुंचाने की पहल की है। इस तरह का कार्य चल रहा है। देखिए, यहाँ भगवान विश्वनाथ जी का ये अन्न क्षेत्र है जहाँ आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, और यहाँ भगवान विश्वनाथ जी को भोग लगा के प्रसाद के रूप में जो 19 कोविड से पॉजिटिव लोग हैं उनके घरों में बाल कुंदन ट्रस्ट के माध्यम से घर घर उनके घरों में भोजन प्रसाद उनके घर में पहुँचाया जाता है। भगवान विश्वनाथ का ये भोग लगा हुआ प्रसाद जब उन पॉजिटिव लोगों के घर में जाता है तो उनके अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी ऊर्जा आती है
और भगवान चूँकि भोग जब लग जाता है तो भगवान विश्वनाथ समस्त रोगों का हरण करने वाले देवता हैं। इनके जब भोग का प्रसाद उनके घर में जाता है तो ये इस विश्वास के साथ हम लोग भेजते हैं कि वो 14 दिन के अंदर पूर्ण स्वस्थ होकर के घर में से बाहर निकलेंगे। और जिस महाप्रसाद को पाने के लिए लोग तत्परते हैं वो महाप्रसाद बाबा का भोग लग करके हमारे कार्यकर्ता सब लोग उपस्थित होकर उनके घरों घरों तक इस महाप्रसाद को श्रद्धा के साथ उनके यहाँ पहुँचाते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ करे, उनको दीर्घायुष्य दे, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, उनकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, जिससे ये महाप्रसाद के माध्यम से बाल कुंदन ट्रस्ट पूरी तरह से इस कार्य को संपादित कर रहा है। कितने लोगों को दिया था रोज? देखिए लगभग 500 लोगों को एक टाइम में प्रसाद जा रहा है घरों में, थालियाँ पैक होकर के, जिसमें भगवान का भोग लगता है, तुलसी दल डाला जाता है, गंगा जल से उसको पूरा बनाया जाता है, बना करके फिर उस प्रसाद को भोग लगा करके विश्वनाथ जी को फिर वो घर घर उस महाप्रसाद को भेजा जाता है। कब से शुरू हुआ ये लगभग 15 दिन होने जा रहा है इस महाप्रसाद का वितरण होते होते। गायत्री परिवार द्वारा कोरोना संक्रमण के समूल नाश हेतु हवन यज्ञ किया गया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में सुबह 9 बजे से एक साथ गायत्री परिजन अपने अपने घरों में गायत्री यज्ञ कर कोरोना संक्रमण के समूल नाश हेतु परम पूज्य गुरुदेव, माता भगवती देवी, मां गायत्री संग संक्रमण का नाश करने वाले ज्योतिपुंज भगवान सूर्य, लोगों को निरोग काया प्रदान करने वाले भगवान महामृत्युंजय, भगवान रुद्र, नवग्रह, पवन देव एवं अग्नि देव का आवाहन किया गया और जौ, काला तिल, जावित्री, दालचीनी, लौंग इत्यादि सहित तमाम औषधीय जड़ी बूटियों से हवन कुंड में ज्योत प्रज्वलित कर गाय के घी संग अग्निहोत्र किया गया ताकि वातावरण में औषधीय युक्त ऑक्सीजन प्रवाहित होकर वातावरण को शुद्ध करते हुए कोरोना संक्रमण का समूल नाश कर सके। बाल संस्कार शाला की संचालिका पुष्पा रानी ने वर्तमान समय की समस्याओं एवं कोरोना वायरस के शमन हेतु यज्ञ के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने अनगिनत वृक्ष लगाए ताकि जीवनदायिनी ऑक्सीजन भरपूर मिलता रहे और हमने विकास के नाम पर बहुतया वृक्षों को काटकर मां धरती को ऊसर बना दिया, जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया, जिस कारण वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हुई और आज हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। इस दौरान गंगाधर उपाध्याय, अनिलेश तिवारी, सत्यप्रकाश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में गायत्री साधक मौजूद रहे। हम सभी ने जो है ऋषि कुल परंपरा का जो है निर्वहन जीवन में धारण किया है। यज्ञ के द्वारा हम सभी जो है कोरोना के समूल नाश के लिए आध्यात्मिक उपचार कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक उपचार है। इसमें जब यज्ञ करते हैं इसमें काली तिल, जौ, लौंग, इलायची, उसके बाद जायत्री, इसके बाद दालचीनी जो हमारे गृहस्थी में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन सबों को मिलाकर साकला के साथ हवन करते हैं और गाय के गोबर में गाय के घी से हवन करते हैं, जिससे जब वह गैस निकलती है वह जो है हजारों टन ऑक्सीजन के साथ जो है वातावरण में सम्मिलित होती है। इससे ये होगा कि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी। इस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भी और पुरानी वैदिक विधि के द्वारा यज्ञ द्वारा उपचार विधि का भी प्रयोग करते हुए हम लोग कोरोना के समूल नाश के लिए गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी, माँ गायत्री से और माँ काल से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में जल्द से जल्द कोरोना का समूल नाश हो और सभी भाई हमारे सुखी संपन्न और स्वस्थ रहें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने 2 दिनों का बढ़ाया कर्फ्यू। पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बेटी के निधन के बाद परिजन पहुंचे मेडविन हॉस्पिटल, लापरवाही का लगाया आरोप। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद प्रतिबंध होने के बावजूद निकाला गया विजय जुलूस, नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। और कोविड वैक्सीन लगवाने हेतु अस्पतालों में लोगों की उमड़ रही भीड़। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबर
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।